हेलो दोस्तों, धारा जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशंस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक की यदि बात करें तो टॉपिक था आपका साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर। ये दो टॉपिक पे प्रश्न आपको दिए गए थे। टोटल 100 क्वेश्चंस थे और इसमें से 50 क्वेश्चंस लिए गए थे चाइल्ड साइकोलॉजी से और 50 क्वेश्चंस लिए गए थे कंप्यूटर विषय से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव के द्वारा, आविर्भाव है ये किसके द्वारा कहा गया है? क्लियर, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, पहला आपका टॉपिक है शिक्षा और मनोविज्ञान यानी एजुकेशन इन साइकोलॉजी। वहां पे शिक्षा और मनोविज्ञान को कनेक्ट करके बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, क्लास में हमने डिस्कस भी किया है। तो ये स्टेटमेंट किनका है आपको बताना है? महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी या श्री अरविंदो? तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का क्या है? आविर्भाव है। क्लियर, किसका कथन है? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ठीक है, डायनेमिक पार्ट है। जो एजुकेशन है वो फिलॉसफी का डायनेमिक पार्ट है। ये किसने कहा है? हर्बर्ट ने, डीवी ने, एडम्स ने या प्लेटो ने? तो आपको याद रखना है एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, फिर वह व्यवहार है ना, फिर वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये किसका कथन है? तो साइकोलॉजी की बात करें तो हम सबसे पहले ये मानते थे कि आत्मा का विषय है, फिर हमने समझा कि ये चेतना का है ना, बुद्धि का है, फिर हम मन पे आए, क्लियर। तो ये जो सीक्वेंस है धीरे धीरे आगे बढ़ा और ये किसने बताया था? तो टेस्नर ने, वुंट ने, वुडवर्थ ने या मैकडुगल ने? तो आपको याद रखना है ये वुडवर्थ ने बताया था। ठीक है, वॉटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म कब प्रकाशित की? तो ये भी अपने प्रश्न है ना। तो वॉटसन की बुक है, याद रखना क्या? बिहेवियरिज्म। और ये जो बुक है ये 1925 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। क्लियर, कब पब्लिश हुई थी? तो 1925 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, रियल साइंस है। ठीक है, किसका? बिहेवियर का। ठीक है, तो वॉटसन, फ्रॉयड, जेम्स ड्रेवर या विलियम मैकडुगल? तो याद रखेंगे विलियम मैकडुगल ने इस परिभाषा को दिया था, डेफिनेशन को दिया था। क्लियर, अगला प्रश्न लेते हैं, मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? तो आप सीधा डिवाइड भी करोगे ना, मनोविज्ञान यानी शिक्षा का विज्ञान, मन का विज्ञान, समाज का विज्ञान या उपर्युक्त सभी, तो आपको नॉर्मल से समझ में आ जाएगा। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्यवहार के विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार के विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पाशविकता का विज्ञान, परानुभूति का विज्ञान, संज्ञान का विज्ञान या अनुभूति का विज्ञान? तो व्यवहार के विज्ञान को अनुभूति के विज्ञान से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संवेदना का अगला चरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण, चेतना, संज्ञान या बुद्धि? तो संवेदना का जो अगला चरण होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निर्मितवाद संप्रदाय का आलोचना किसने किया था? रूसो ने, एडलर ने, विलियम जेम्स ने या वुंट ने? ये आपको बताना है। ठीक है ना, निर्मितवाद का जो आलोचना है, इस संप्रदाय का आलोचना किया था विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहारवाद शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या है ना, वो किसने की? वॉटसन ने की और उसकी बुक का नाम आपको बताना है। तो मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा 1914 ये बुक थी। ठीक है, वॉटसन ने इस किताब पे व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम एक डिटेलिंग यानी व्याख्या की थी। बुक आपको याद रखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
शैक्षणिक मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है। तो यदि हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एक्चुअल में टीचर के लिए किस चीज में हेल्पफुल रहता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। छात्रों के चरित्र के विकास में, स्वयं के ज्ञानवर्धन में, स्वयं की तैयारी में या उपर्युक्त सभी में। तो शैक्षिक मनोविज्ञान सभी के लिए करता है, सभी में हेल्पफुल है। यदि आपने एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा है तो आप छात्रों को अच्छे से उसके चरित्र में विकास कर पाएंगे, स्वयं का भी ज्ञान बढ़ेगा और स्वयं की भी तैयारी अच्छे से रहेगी बच्चों को डील करने के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि एक नहीं है पूछ रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक होती है, एनालिटिकल होती है। शिक्षा मनोविज्ञान साध्य होती है, शिक्षा मनोविज्ञान साधना होती है, या शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। तो इसमें से कौन है जो विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, दो ऑप्शन अपने आप में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक शिक्षा मनोविज्ञान साध्य होती है और एक शिक्षा मनोविज्ञान साधना होती है। तो भैया जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक सिर्फ और सिर्फ साधन के रूप में, साध्य नहीं है। ठीक है ना? साइकोलॉजी को पढ़ के आपको उसको पढ़ना ही लक्ष्य नहीं है, वो एक टूल की तरह यूज करता है आपके बिहेवियर के लिए। तो भैया वो साध्य नहीं है, इसको प्राप्त नहीं करना। साध्य का मतलब जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हमको प्राप्त करना है ना, और साधना का मतलब जिसके थ्रू प्राप्त करना है। तो भैया ये सिर्फ एक साधन है, ठीक है? तो ये नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान साध्य होती है, शिक्षा मनोविज्ञान साध्य नहीं होती, ठीक है? सिर्फ एक साधन होती है जिसको हम यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया से है। उक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, या प्रो और प्रो का? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना? महात्मा गांधी जी मानते थे प्रैक्टिकल एजुकेशन को, और उसमें भी वो व्यवसायिक, है ना, व्यवसायिक शिक्षा पे ज्यादा बल देते थे। वर्धा योजना आपको याद रखना है, 1937 गांधी जी का वर्धा योजना, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, व्यवसायिक जो परीक्षण है ना, ट्रेनिंग्स है, वो बच्चों को दिलाया जाए। 1937 कुटीर उद्योग पे उन्होंने फोर्स किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे उन्होंने फोर्स किया, ठीक है? चलिए, किस विधि को अंतरानुभव की संचय विधि कहते हैं? गाथा वर्णन विधि, साक्षात्कार विधि, सांख्यिकी विधि, या समाज मिति विधि? तो याद रखना, अंतरानुभव की बात हो रही है तो वो होता है गाथा वर्णन विधि। क्लियर? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, ये किस प्रकार का भाव है? इससे क्या पता चल रहा है? नॉर्मली प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या यथार्थवाद। तो यहाँ पे आइडियलिज्म है ना, आदर्शवाद है कि शिव ही कैसे हैं, शिव ही सुंदर है और शिव ही सत्य भी है, तो आदर्शवाद आएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? जो मनुष्य व्यवहार करता है वो किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, या बुद्धि से? तो वो प्रेरित होता है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से। क्लियर? नॉर्मल प्रश्न है, आराम से बनने चाहिए। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या बताता है? आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या वैश्विक बुद्धि? तो जी यानी जनरल इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन ने दो टाइप के इंटेलिजेंस पे फोकस किया, पहला जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको कैपिटल जी और कैपिटल एस से शो करते हैं। तो यहाँ पे सामान्य बुद्धि आएगी। क्लियर? जनरल इंटेलिजेंस। ओके, जी क्या शो कर रहा है ये पूछा जा रहा है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है ना, मल्टी थ्योरी प्रिंसिपल उन्होंने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, या विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशल? तो याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस पे फोकस किया है, ठीक है ना, भाषाई आधार पर, ठीक है, व्यक्तिगत आधार पे, क्लियर, संगीत के आधार पे, तो सभी आधार पे 8 प्रकार के उन्होंने बोला। व्यक्ति में जितने जितने विलक्षण गुण होते हैं उसके आधार पे अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान हो,
ठीक है। तो यदि उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को यदि क्या किया, डिवाइड किया है, तो इसमें से कौन सा है जो आत्मबोध कराएगा व्यक्ति को? तो संगीत में नहीं, संगीत में तो क्या करेगा, उसको म्यूजिशियन बना देगा, ठीक है, अभिनेता बनाएगा। आध्यात्मिक, ये एक बार हो सकता है। भाषा विषयक, कवि बना देगा। अंतः व्यक्तिक, लेकिन यहाँ पे आत्मबोध की बात कर रहा है, मतलब अंदर जाने की बात कर रहा है, इसलिए आध्यात्मिक नहीं आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आध्यात्मिक उसको फिलोसोफर बना देगा जरूर, है ना, दार्शनिक बना देगा, लेकिन यहाँ आत्मबोध की बात कर रहा है। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि के सूचना प्रक्रमों का उपागम की व्याख्या किसने की? बुद्धि के सूचना प्रक्रम तो थर्स्टन, स्टर्नबर्ग, टर्मन या बीने, याद रखेंगे स्टर्नबर्ग ने किया था सूचना प्रक्रम उपागम का व्याख्या। क्लियर? अगला, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण हमने पढ़े हैं, डिवाइड किया है। पहला क्या? शाब्दिक, ठीक है, और दूसरा अशाब्दिक, मतलब वर्ड यानी शब्दों को यूज करके, एक बार शब्दों को यूज ना करके। तो अशाब्दिक यानी जब आप शब्दों को यूज नहीं कर रहे, मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग ये सब के क्वेश्चंस नहीं दे रहे हो और किसी व्यक्ति के बुद्धि का टेस्ट करना चाहते हैं, आईक्यू लेवल को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो किसके लिए कर सकते हैं? शिक्षित व्यक्तियों के लिए तो बिल्कुल नहीं सर, वहां पे तो फिर उनको शब्द देने पड़ेंगे, क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, है ना। शिक्षित व अनपढ़ दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं तो अनपढ़ के लिए, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए प्रयोग किया जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? तो जो वीने साइमन है, ये दोनों ही टेस्ट को मिला के किया गया वीने साइमन बुद्धि परीक्षण, और ये किया जाता है किसको, किसके लिए? शाब्दिक और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। फिर बुद्धि परीक्षण को 2 टाइप में हम बांटते हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। शाब्दिक, अशाब्दिक, तो याद रखना शाब्दिक अशाब्दिक में से शाब्दिक और व्यक्तिगत और सामूहिक में से व्यक्तिगत, ठीक है, यानी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वीने साइमन के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए, बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट किस वर्ष तक बढ़ते रहती है? तो सर ये 18 वर्ष तक लगभग बढ़ती है। देख लीजिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, 16 से 18। बुद्धि के परीक्षण को बैटरी कहा जाता है जब इसके कई उप परीक्षण हो, या एक निष्पादन परीक्षण हो, या किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया हो, इसमें अन्य परीक्षणों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो बैटरी, ठीक है, ये बोला जाता है जब इसके अंतर्गत बहुत सारे उप परीक्षण हो, ठीक है। और इसमें चंद्रमोहन भाटिया, बैटरी परीक्षण के लिए आपको किसका नाम याद रखना है? चंद्रमोहन भाटिया जी का नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये भारतीय पूरी तरीके से आईक्यू टेस्टिंग का भारतीय तरीका है, ठीक है, बैटरी परीक्षण। चलिए आगे चलते हैं। किस मनोविज्ञान ने मनुष्य की सफलता में 20% उसकी अकादमिक बुद्धि और 80% सामवेगिक बुद्धि, है ना, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या बोला है कि एकेडमिक इंटेलिजेंस 20% काम आती है और 80% जो है वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। किसने बोला है? तो टर्मन ने, गिलफोर्ड ने, बॉटलर ने या गोलमैन ने? तो ध्यान रखेंगे गोलमैन ने बोला है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका पार्ट नहीं है। कौन सा? संबंधों को संचालित करना, तो भाई ये तो इमोशंस के द्वारा ही करेगा जितने भी संबंध है। आत्माभिप्रेरणा, उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग ही उसको क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। परानुभूति, दूसरों को कष्ट है या वो खुश है, इसकी अनुभूति, दूसरों को होने वाले सुख और दुख की अनुभूति, वो भी इमोशन से होगा। लेकिन उद्यमी सामर्थ्यता ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप इमोशनल है और आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो नहीं है ये पूछा है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? मानसिक विकास, मार्गांतरीकरण एवं शोधन, अब ये ठीक है, संज्ञानात्मक कौशल या भावनात्मक क्षेत्र की
योग्यता, तो ट्रांजिट याद रखना, रिसर्च आवश्यक नहीं है भाई, ठीक है, ट्रांसफर और रिसर्च ये आवश्यक नहीं है बुद्धि के विकास के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए। अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? विषय वस्तु का यानी सब्जेक्ट का, विद्यार्थियों की शिक्षा का, उसमें पर्सनैलिटी डिफरेंस का यानी व्यक्तिगत भिन्नता का, या विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति का। तो आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत विभिन्नता का, क्योंकि जैसे ही आप व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं यानी पर्सनैलिटी है ना, सॉरी इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, तो वहां पे आप समझ जाते हैं कि सभी चीजें उसमें आ गई। क्लियर? यानी विषय वस्तु भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, विद्यार्थियों को जो शिक्षा देना है वो भी आ गया, विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति के बारे में भी आप समझ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्शन में पूरे टॉपिक को कवर करता है, अकेला कौन? इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए आगे चलते हैं। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्ति का वर्णन डैश किया जाता है, ठीक है, गहन दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या सही दृष्टिकोण। तो बाह्य आधार पर यदि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को क्या करना है? टेस्ट करना है। तो दो होते हैं, एक प्रेक्षणात्मक और दूसरा अप्रेक्षणात्मक। तो आपको याद रखना है बाह्य आभास के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो बाहर से दिख रही है तो उसको बोला जाता है क्या? प्रोजेक्शन एस्पेक्ट, है ना, प्रेक्षणात्मक, जब आप किसी व्यक्ति के बाहर को देखकर उसके पर्सनालिटी को जज करेंगे। क्लियर? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसका सबसे प्राइमरी रीजन क्या है? तो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत बिल्कुल होता है, जन्मजात विशेषताएं ये भी एक कारण है, पर्यावरणीय प्रभाव ये भी एक कारण है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो जटिल इंटरेक्शन है, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, एक जटिल प्रक्रिया है, पारस्परिक क्रिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, मतलब टेट वाले एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? यानी इंडिविजुअल डिफरेंस यदि है तो कौन सा कारण है जिसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंस होगा? पहला ऑप्शन है माता पिता की मनोवृत्ति, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है नस्ल और नेक्स्ट है स्थान। तो याद रखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कारण होगा बुद्धि, ठीक है। क्रिएटिविटी बच्चों का मूल गुण है और ये कैसे आता है? जब वो नैतिक होते हैं, जब वे बुद्धिमान होते हैं, जब वे शक्तिशाली होते हैं, या जब वो मौलिक चिंतन करते हैं। तो क्रिएटिविटी कब होगा? नया कब सोचेगा? जब बच्चा नॉर्मली मौलिक, है ना, बेसिक सोचे, किसी को कॉपी मत करे। मौलिक चिंतन का मतलब होता है जहां पे बच्चा कॉपी करके बातों को ना करे, ठीक है। तो मौलिक चिंतन होना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कैसा? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार केंद्रित। तो देखिए लक्ष्य केंद्रित रखेंगे तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करेगा? हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कार्य कंप्लीट हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिएटिविटी आए। और जब क्रिएटिविटी चाहिए तो वो पूरा फोकस होकर सिर्फ काम को फोकस करे, कि उसको लक्ष्य कंप्लीट करना है, इस पे नहीं। तो याद रखना है कार्य केंद्रित होना चाहिए, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल नहीं लेंगे, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित। चलिए, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यदि क्रिएटिविटी डेवलप करना है बच्चों में तो क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, बच्चे के विचारों का सम्मान करना, ये तो करना चाहिए। यदि बच्चा कुछ बोल रहा है, इनोवेटिव बोल रहा है, और यदि आपने सुना ही नहीं तो वो उस पर आगे वर्क कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तो करना चाहिए। जिज्ञासा उसकी जो भी है उसको शांत करना कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, हर का आंसर करना। अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना जहां पे वो इनफाइनाइट थॉट्स को जन्म दे सके, ठीक है ना, विचारों को जन्म दे। पहला नहीं करना चाहिए, उसकी क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए कि ये करो और ये मत करो, ठीक है। कंचन हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है और इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, जो किए जा सकते हैं, डूएबल होते हैं। तो कंचन किस गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन है सृजनात्मक है, कि अभिसारिक है, कि अनम्य विचार है या आत्म केंद्रित है। तो सर यहाँ पे तो समझ में आ गया, एक से ज्यादा क्या आ रहे हैं? मौलिक विचार आ रहे हैं, चिंतन आ रहे हैं, मतलब क्रिएटिव है। कंचन कैसी है? तो क्रिएटिव है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, यदि क्रिएटिविटी डेवलप करना है किसी में तो पहला चरण क्या होगा, उद्भवन, उद्वासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो याद रखना क्रिएटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है सबसे पहला उपक्रम, यानी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। आपको क्या करना है वो एक के बाद एक होता है, ठीक है। यदि घर बनाना है तो घर में सबसे पहले कुछ भी हो आप नींव पहले डालोगे, छत डायरेक्ट नहीं डालोगे। तो क्रिएटिविटी में भी यही चीज है, जी वॉलस ने ये बात बोला है। चलिए आगे चलते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। तो उत्सुकता परीक्षण जब किया जाता है तो कौन सा बच्चा ज्यादा उत्सुक है, जितना ज्यादा उत्सुक होगा, जितना ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा सृजनात्मक होगा। तो इसको क्रिएटिविटी टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो याद रखना इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पर बल देता है कौन, ये एक्ट है ना, आरटीआई एक्ट, सॉरी आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि 86 अमेंडमेंट 2002 से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 28A में, ठीक है। आगे चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, केवल विशिष्ट या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि जहां पे जो सामान्य बच्चे हैं और जो थोड़े बहुत दिव्यांग बच्चे भी हैं, ठीक है, दोनों के दोनों साथ में बैठे और साथ ही शिक्षा ग्रहण करें। वहां पे कोई भी बच्चा जो दिव्यांग हो उसे इस प्रकार से महसूस नहीं होना चाहिए कि वो स्पेशल चाइल्ड है। तो याद रखेंगे सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों क्या कर सकते हैं, एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, इसी को समावेशी कक्षा कहा गया है। समावेशी शिक्षा क्या करेगी, कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं। एडमिशन एकदम आसानी से होना चाहिए किसी भी सामान्य स्कूल में किसी भी स्पेशल चाइल्ड का। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, मतारोपण नहीं किया जाता यहाँ पे। मतारोपण करना मतलब जो पढ़ा दिया वही सही है, अलग अलग तरीके से उसको समझाना, प्रैक्टिकली समझाना। क्लियर। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा, मतलब जहां पे हर वर्ग, जाति, पंथ, ठीक है, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर भी यहाँ पे भेदभाव नहीं होता समावेशी शिक्षा में। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। यदि कोई समावेशी शिक्षा की क्लास है तो आप शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना मतलब पढ़ाने के तरीके को क्या तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, डिमोटिवेटेड होना चाहिए, नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे तैयार करना चाहिए। आगे चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है, मतलब जो स्पेशल चाइल्ड है उसको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। पहला, अभिभावकों की भागीदारी करना होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव या संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण के लिए क्या आवश्यक है पूछा है। तो अभिभावक यदि पेरेंट्स यदि क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे तो कैसे पॉसिबल है। अलगाव यानी दोनों के बीच में डिफरेंस, सामान्य और विशिष्ट बच्चों के बीच में। क्षमता निर्माण का अभाव यदि होगा तो भी नहीं हो पाएगा। संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, आप संवेदनशील होंगे तभी उनकी तकलीफों को समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से जो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। निर्देशन यानी गाइडेंस का है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपका क्या एक चैप्टर है। तो गाइडेंस का है ना कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं है। कार्यक्रम के उद्देश्य उत्तरदायित्व निश्चित करना, मूल्यांकन करना, सामाजिक संस्थाओं को सहयोग, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है, ये उसके सिद्धांत में नहीं आता, ठीक है। निम्नलिखित में जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है। पहला, निर्णय का अंतिम अधिकार परामर्शदाता का होता है, ठीक है, गाइडेंस का ही है, गाइडेंस प्रोग्राम का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो निर्णय है उसका अंतिम अधिकार परामर्शदाता का होता है। क्या ये जरूरी है जो काउंसलर है वही अंतिम निर्णय दे? नहीं,
दोनों मिलकर, जो काउंसली है और काउंसलर है, दोनों मिलकर एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। सहयोगी शिक्षकों का सहयोग बलपूर्वक लिया जाता है। निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या सूचनाएं जो है वो गोपनीय रखी जानी चाहिए। तो सूचनाएं गोपनीय रखी जाती है क्योंकि निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होता है। बिल्कुल सहयोगी शिक्षक जो लाए जाते हैं उनको बलपूर्वक नहीं लाया जाता, उनसे हेल्प लिया जाता है, ठीक है ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज होते हैं। और यहाँ पे परामर्शदाता यानी काउंसलिंग एक रिजल्ट नहीं निकालता। क्लियर, ठीक है। काउंसलिंग और काउंसलर दोनों मिलकर रिजल्ट निकालते हैं। और निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए क्या? नहीं, जो छात्र है वो केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है? गलत है। तो लास्ट होगा सही, सूचनाएं गोपनीय रखी जानी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि छात्रों की संख्या कम होती है। मतलब प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं वहां पे निर्देशन विशेषज्ञ आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, पाठ्य सामग्री भी बहुत बड़ी नहीं होती, ठीक है, बहुत कम संख्या में होते। तो ये सभी क्या है? कारण है, ध्यान रखेंगे। चलिए, गाइडेंस का अर्थ बताइए, या गाइडेंस का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो क्षमता का विकास करना, संबंधों का प्रक्रम, व्यक्तित्व का विकास या विकास में सहायक प्रक्रम। तो निर्देशन यानी गाइडेंस का जो मुख्य होता है वो होता है व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्लियर, इसलिए निर्देशन यानी गाइडेंस किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसन और रिक्सियो दोनों ने मिलकर निर्देशन यानी गाइडेंस के कार्य बताए हैं। कितने कार्य लगभग बताए हैं? 3 कार्य, 5 कार्य, 8 कार्य या 7 कार्य। तो याद रखेंगे इन्होंने मिलकर टोटल 8 कार्य बताए कि गाइडेंस क्यों रिक्वायर्ड है। निर्देशन यानी गाइडेंस आवश्यक है मानव की क्षमता के विकास के लिए, मानव जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो सभी के लिए, क्षमता भी विकास करना है, समस्या के लिए समाधान चाहिए, निजी गुणों का भी क्या करना है? विकास करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ सकती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है। किसका कथन है? निर्देशन के अंतर्गत सभी क्रियाएं आएंगी जो व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए सहायक है। बर्नार्ड जी स्मिथ, मैथ्यूसन या टैटमुलर। तो याद रखना, बर्नार्ड ने बोला था कि भैया वो सभी चीजें आ जाएंगी गाइडेंस के अंतर्गत जिससे व्यक्ति को आत्मबोध हो जाए, पता चल जाए, ठीक है ना, कि मैं कौन हूं, ज्ञान हो जाए, ठीक है। व्यक्तिगत निर्देशन में जो सम्मिलित नहीं है, इंडिविजुअल जो गाइडेंस होता है इसमें क्या है जो शामिल नहीं है? पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, विद्यालय चयन की समस्या, विवाह संबंधी समस्या। तो व्यक्तिगत निर्देशन में ये विद्यालय की समस्या नहीं आती, जितने बड़ी समस्याएं हैं वो आती है, ठीक है। पारिवारिक समस्या हो गया, स्वास्थ्य की समस्या से यदि व्यक्ति गुजरा है, मैरिज में यदि कोई प्रॉब्लम है, तो वो समस्या व्यक्तिगत निर्देशन में आती है, वहां पे गाइडेंस ये होता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस थे जिसको हमने डील किया जो चाइल्ड साइकोलॉजी के थे। अगले यदि 50 क्वेश्चंस की बात करें तो वो कंप्यूटर के हैं और इसके आंसर्स हम देखते हैं। जैसे पहला, ब्रॉडकास्टिंग एड्रेसिंग ऑपरेशंस का दुरुपयोग कर नेटवर्क पर हमला करने वाले प्रोग्राम की तकनीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्मर्फिंग, सर्विस की अस्वीकृति, स्निफिंग या स्पूफिंग। तो याद रखना है इसको बोला जाता है स्मर्फिंग बोला जाता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग जब किया जाता है और नेटवर्क पर हमला करके किसी प्रोग्राम की तकनीक को क्या किया जाता है? तो स्मर्फिंग याद रखना, ठीक है। आपके कंप्यूटर को हानिकारक सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायक कौन है जो नहीं करता है? ठीक है, आपके कंप्यूटर को हानिकारक सॉफ्टवेयर के विरुद्ध, ठीक है, जो नुकसान पहुंचाने वाला है, कौन नहीं करता? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर या ब्राउजर। तो याद रखेंगे जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर ये सर्च इंजन है, ये सहायता प्रदान बिल्कुल नहीं करता। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? www.google.com, .bing, .gmail, .yahoo। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा सर .bing है ना, ये सर्च इंजन, सॉरी ये सर्च इंजन है, फास्ट उसके लिए किया जाता है, ठीक है, फास्ट सर्चिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। सर यहाँ पे जीमेल, ठीक है, ये मेल सेंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ओपेरा, विकिपीडिया,
गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो विकिपीडिया, ठीक है, ज्ञान का भंडार है, ना कि एक वेब ब्राउजर। चलिए आगे चलते हैं। विंडोज 10 में पहले से इंस्टॉल ब्राउजर को क्या कहते हैं? विंडोज 10 में जो पहले से इंस्टॉल ब्राउजर होता है जो खुद का, उसको क्या बोला जाता है? तो आपको याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, बीइंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो याद रखना विंडोज 10 में जो इनका जो सर्च इंस्टॉल जो ब्राउजर होता है उसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज बोला जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जो मूल सामग्री है उसको यदि प्रकाशित किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है वेब प्रकाशन। क्या बोला जाता है? वेब प्रकाशन। ठीक है। URL का जो अर्थ है वो क्या होता है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक सर्चिंग इंजन, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता और वेब ब्राउजर। तो URL क्या शो करता है? ये पता शो करता है। ठीक है ना। ऊपर जब भी कोई चीज सर्च की जाती है तो ऊपर जो एड्रेस आता है वो उसको अपन क्या बोलते हैं? URL। ठीक है। दो पार्ट होते हैं, पहला @ के पहले ओके यूजर नेम और दूसरा उसका एड्रेस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आपके कंप्यूटर पर अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षात्मक दीवार का उपयोग किया जाता है? साइड वॉल, फायरवॉल, वॉलपेपर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना फायरवॉल का यूज किया जाता है। क्लियर? कोई भी अनवांटेड चीजों को रोकने के लिए। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल्ड अप सर्विस, लीज्ड लाइन या केबल मॉडेम। तो याद रखेंगे डायल अप सर्विस। ठीक है। टेलीफोन के थ्रू कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन के थ्रू कंप्यूटर पर इंटरनेट सर्विस जोड़ना, इसके कारण वो बहुत स्लो सर्विस होती है। इंटरनेट क्या है? हैमबर्गर स्टैंड, हेयर पीस, वर्ल्ड वाइड वेब या कंप्यूटर जो एक नेटवर्क में एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर जो एक नेटवर्क में जुड़े हैं उसको मिला के हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस। ईमेल टेम्पलेट क्या है? ईमेल का प्रारूप सब्सक्राइबर सूची, संपर्क सूची या मेलिंग सूची। तो याद रखेंगे ईमेल के ड्राफ्ट यानी प्रारूप को ईमेल टेम्पलेट बोला जाता है। ठीक है। चलिए, जब एक उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य उपयोगकर्ता को एक ईमेल भेजा जाता है तब प्रेषक आमतौर पर भेजे गए ईमेल को फोल्डर में ढूंढेगा। तो कैसे ढूंढेगा? मतलब मैंने यदि ईमेल सेंड किया और मेरे को उस ईमेल को फिर से चेक करना है तो मैं कहाँ देखूंगा? सेंड बॉक्स में, इनबॉक्स में, ड्राफ्ट में या आर्काइव में। तो याद रखना सेंड बॉक्स में उसको ढूंढूंगा। ठीक है। वहां पे जाके वो स्टोर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डैश का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है और डैश का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे SMTP यानी सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। SMTP का यूज किया जाता है ईमेल भेजने के लिए और POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका यूज किया जाता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, हम ईमेल के माध्यम से कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो बहुत सारे अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो अटैचमेंट नहीं भेज सकते ऐसा भी नहीं है, एक भेज सकते हैं ऐसा भी नहीं है, अनेक भेज सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे फाइल्स हम ईमेल के थ्रू एक साथ भेज सकते हैं। एक ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं? अभी हमने देखा सर 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। पहला यूजर नेम और दूसरा एड्रेस। ठीक है। ईमेल द्वारा भेजे गए अनवांटेड संदेश यानी अवांछित संदेशों को क्या बोला जाता है? विज्ञापन बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है, प्रचार बोला जाता है या समाचार बोला जाता है। तो अनवांटेड जो संदेश होते हैं उसको स्पैम बोला जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोग्राम नहीं है? लोटस, CC, यूडोरा, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है। कौन सा एक ईमेल प्रोग्राम नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स ये ईमेल प्रोग्राम नहीं है, ये क्या है? तो एक ब्राउजर है। क्या है? एक ब्राउजर है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है? ठीक है। एक ईमेल सेवा नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए, जीमेल,
प्रोटोन मेल, बिंग, याहू मेल। तो ईमेल सर्विस नहीं है, तो हम जानते हैं सर जो बिंग होता है, ठीक है, ये सर्च इंजन फास्ट सर्चिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, बिंग को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनापेक्षित विज्ञापन ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी हमने देखा था वही सेम क्वेश्चन है, अनवांटेड ईमेल, तो स्पैम जो वर्ड है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना, स्पैम जो है वो यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किसी नेटवर्क में परस्पर संबंधित उपकरणों के लिए प्रयुक्त होने वाला तकनीकी शब्द क्या है? हब, नोड, सेक्शन या अनुलग्नक इकाइयां। तो याद रखेंगे नोड शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? लैन का जो उपयोग है वो किस प्रकार के ढांचे के लिए किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है पीयर टू पीयर, ग्राहक और सर्वर, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। सहकर्मी भी अपने बीच करते हैं, और जो कस्टमर होता है और सर्वर दोनों के बीच में भी होता है, तो दोनों आएगा। चलिए अगला लेते हैं प्रश्न। इंटरनेट में आईपी एड्रेस, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है ना, जो आईपी आपने देखा होगा, आईपी लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से क्या लैन के लाभ नहीं है? तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें से उसके कौन से लाभ हैं? लाभ हैं, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आसान और सस्ता होता है, सस्ता संचार का साधन है, कम सेटअप लागत लगता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग होती है, एक और तीन दोनों। तो याद रखना आसान और सस्ता संचार है, रिसोर्स शेयरिंग होती रहती है, तो एक और तीन दोनों है। क्लियर है क्या? एक और तीन दोनों है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से नेटवर्क के लिए रिसोर्स को आवंटित और प्रबंधित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ब्लूटूथ, सर्वर, नोड या नॉन ऑफ दिस। तो निम्नलिखित नेटवर्क के लिए रिसोर्स को आवंटित और प्रबंधित करने का जो काम है वो सर्वर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सर्वर के द्वारा किया जाता है। अगला, फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग निम्न के लिए किया जाएगा। इनबाउंड या आउटबाउंड पैकेटों को ट्रैक करने के लिए, वायरस को स्कैन करने के लिए, संदेश को एनक्रिप्ट करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इनबाउंड या आउटबाउंड पैकेटों को ट्रैक करने के लिए फायरवॉल एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक सुरक्षा उपकरण के रूप में यूज होता है। प्राप्तकर्ता कंप्यूटर पर आने वाले पैकेटों को फिर से असेंबल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, प्राप्तकर्ता कंप्यूटर पर जो पैकेट है वो आते हैं, उसको असेंबल करने का कार्य किसके लिए किया जाता है? तो टीसीपी और आईपी दोनों को यूज किया जाता है कंप्यूटर को अलाउ करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को अलाउ किया जाता है टीसीपी और आईपी के द्वारा कि वो क्या करे, सूचनाओं को इधर से उधर ट्रांसफर करे, ठीक है। तो इसमें यदि प्राप्तकर्ता क्या कर रहा है, प्राप्तकर्ता जो कंप्यूटर है, रिसीवर कंप्यूटर है, वो पैकेटों को फिर से असेंबल कर रहा है, तो ये टीसीपी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू किया जाता है? तो टीसीपी के थ्रू किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न लेते हैं। नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या डायनेमिक होस्ट कंट्रोल पॉइंट, डाटा होस्ट कंट्रोल पैनल, या डिस्प्ले हाउस कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये होता है डीएचसीपी का फुल फॉर्म, ओके। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है ना, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को यदि रिसोर्स यानी संसाधन प्रदान करे तो उसको किस रूप में बोलेंगे आप? नेटवर्क, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो वहां पे वो एज अ सर्वर वर्क करता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस होता है डैश, क्या होता है बताइए? तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाए, कंप्यूटर वायरस का काम है
क्षतिग्रस्त होने से बचाना कंप्यूटर को, बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विभिन्न प्रकार के वायरस और वर्म्स में अंतर में मदद करता है, नहीं। एक प्रोग्राम जो स्वयं फैलता है और अन्य प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा जो स्वयं फैलता है और अन्य प्रोग्राम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है, समस्याओं को तो ठीक बिल्कुल नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस नहीं पूछ रहा है ना, कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा वायरस डिस्क के फाइल सिस्टम में परिवर्तन कर देता है ना? तो क्लस्टर वायरस, मैक्रो वायरस, स्टेल्थ वायरस या पॉलीमार्फिक वायरस। तो याद रखेंगे जो क्लस्टर वायरस होता है वो क्या करता है, डिस्क के फाइल सिस्टम में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए अगला, कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वायरस में, वायरस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रीडर अंडर सीज, वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज या वेरियस इंफॉर्मेशन रीडर अंडर सीज। तो याद रखेंगे वाइटल, ठीक है, यहाँ पे वी का जो मतलब है वो है क्या, वाइटल पहला तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस का उदाहरण है, ये पूछ रहा है कंप्यूटर वायरस का? क्रीपर, स्पाइडर, पांडा या पेंगुइन? तो याद रखेंगे क्रीपर कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो स्पाईवेयर कंप्यूटर वायरस होता है, किलोगर होता है, रैंसमवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है। सभी के सभी क्या है, कंप्यूटर वायरस है। तो इसमें ऑप्शन यदि होगा केवल सब सही तो वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही आंसर है। चलिए निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? XML, माइक्रोसॉफ्ट, नॉर्टन या गूगल? तो एंटीवायरस है, फेमस एंटीवायरस है नॉर्टन, ठीक है, नॉर्मली यूज होता है नॉर्टन, याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सी क्या है, इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने की सीमा क्या है? अब यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वहां लिमिटेशन पूछा जा रहा है। जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट यानी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब को यूज करते हैं तो आप एक क्या सीमा है, या किसी भी प्रकार के उपयोगकर्ता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, या महंगी है, इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, या विश्वसनीय नहीं है? तो यदि आप लिमिट में सही तरीके से यूज करोगे तो ये विश्वसनीय है, लेकिन इसमें जो सही आंसर आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या सीमा है, तो किसी भी प्रकार के उपयोगकर्ता के लिए खतरा पैदा कर सकती है सोशल नेटवर्किंग साइट यदि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तब, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक मीडिया का एक हिस्सा है? सामाजिक मीडिया मतलब वही सोशल मीडिया। तो इंस्टाग्राम, बिल्कुल, ठीक है ना, जहां पे हम अपने पारिवारिक जनों से, लोगों से मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके सोशल मीडिया। सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं आज के समय में। ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे हम जॉब, ठीक है, जो अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फेसबुक हो गया और गूगल हो गया। तो सभी लगभग क्या होंगे, सोशल मीडिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, नोटबुक, लिंक्डइन या ट्विटर? अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर है, नोटबुक नहीं है भैया। नोटबुक तो पढ़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल में नोटबुक यदि है तो उसका यूज किया जाता है किसी चीज को नोट करने के लिए। चलिए मित्रों और रिश्तेदारों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट को क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स या ब्लॉगिंग? तो सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ यदि आप नेटवर्क बना रहे हैं तो उसको बोला जाता है सोशल नेटवर्किंग। आगे चलते हैं, कुछ बेचने और खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली जो वेबसाइट है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत नहीं सर, उसमें तो परिवार और रिश्तेदारों के साथ है। मनोरंजन साइट ऐसा कुछ नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्च इंजन में तो सभी चीजें आ जाती है, स्पेशली, ठीक है ना, ई कॉमर्स में लेते हैं अपन। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय टूल क्या है? ठीक है,
जो आपने ब्राउजिंग की है उसको ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए ब्लर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ब्लर। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट सुरक्षित करने का एक उचित उपाय है? अपना पासवर्ड कभी भी किसी प्रासंगिक नाम पे ना रखे, बिल्कुल ठीक है। सुरक्षित रखने का एक उपाय बिल्कुल हो सकता है ये। अपने पासवर्ड का लिखित रिकॉर्ड रखें तो नहीं रखना चाहिए। अपने व्यक्तिगत सेलफोन में ऑडियो रोप में पासवर्ड रखें, नहीं रखना चाहिए। याद रखने के लिए पासवर्ड को आकार में छोटा रखा जाता है, बिल्कुल नहीं, बड़ा रखो। तो अपना पासवर्ड कभी भी प्रासंगिक नाम के साथ ना रखें, ये सही अच्छा है। ठीक है ना, मतलब अपना खुद का अकाउंट है तो अपने नाम पे ही अपना पासवर्ड कभी ना बनाए, बोलने का मतलब है। अपने रिश्तेदार के नाम पे ना बताएं, ठीक है, अपने मदर फादर के नाम पे लोग बना देते हैं, तो उसको जल्दी क्या किया जा सकता है, पासवर्ड को, है ना, पहचाना जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस सोशल मीडिया दिग्गज ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए बिजनेस सूट, ठीक है, एक नया टूल बिजनेस सूट लाया? फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या वीचैट? तो याद रखेंगे फेसबुक ने ये किया है। चलिए, जैसे ही आप सिस्टम से दूर जाते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट को आपको क्या करनी चाहिए, क्या करेंगे कि उसकी सुरक्षा बढ़ जाए, तो सीधा लॉग आउट। ठीक है ना, क्या करेंगे तो लॉग आउट कर देंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, है ना, स्प्रेडशीट हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ये सब कैसे हैं? तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, रैम बोलते हैं या मदर बोर्ड बोलते हैं? तो आपको समझ में आ रहा होगा सर, यहाँ पे जो भी चीजें जाके सेव होती हैं, चाहे प्रोग्राम हो, फाइल हो, डेटा हो, सभी जहां स्टोर होते हैं उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। कंप्यूटर में की लॉगर से आप क्या समझते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। की स्ट्रोक सहित कंप्यूटर की रियल टाइम गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, की लॉगर जो है वो यूज किया जाता है रियल टाइम गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, की लॉगर रियल टाइम गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक विकल्प हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? हार्ड डिस्क के जितने भी टाइप्स होते हैं इसमें से कौन नहीं है? तो विंचेस्टर, डिस्क पैक, शॉकली या बर्नौली? तो याद रखेंगे शॉकली नहीं होता। ठीक है, ये टाइप नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, एमएस वर्ड या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सभी है, यानी वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड और एमएस वर्ड और सभी। ठीक है, मतलब इसमें सभी, इस पे क्या होगा, सही आंसर होगा। आपका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का आधार है और उन सभी परिपथिकी को धारण करता है और कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, सीपीयू या केबल? तो हर बार की तरह लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।